नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। मैं हूं नीरू। करते हैं आप खबरों की शुरुआत। और कोरोना संकट के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी राज्य सरकारों से कोरोना संकट पर रिपोर्ट मांग सकते हैं और कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों जिनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात के लिए कुछ योजनाओं का ऐलान भी कर सकते हैं, उसे लॉन्च भी कर सकते हैं। आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक होगी, जबकि 17 जून यानी कि कल 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी बैठक करेंगे। कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी 88 दिनों में छठवीं बार होगा कि वो मुख्यमंत्रियों के साथ इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। इसके पहले वो 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 और 27 अप्रैल और फिर सबसे लास्ट में 11 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुके हैं। लेकिन यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार 2 दिन मुख्यमंत्रियों से कोरोना संकट पे निपटने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने वाले हैं। और इस वक्त बातचीत करने के लिए दिल्ली से अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, आज प्रधानमंत्री मोदी की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, कितना अहम माना जा रहा है, क्योंकि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इससे जुड़ आए हैं? देखिए नीलू, आपको बता दूं कि अनलॉक 1 का दौर जारी है और 30 तारीख को ये ख़त्म होने वाला है। लेकिन ठीक इसके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महामंथन कह सकते हैं, एक मैराथन बैठक सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे। ये 2 दिनों की बैठक है, आज शाम 3 बजे से शुरू होगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि आज और कल जो दो भागों में इस बैठक को बांटा गया है, इसमें कल का दिन काफ़ी अहम होगा, क्योंकि कल महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वो चर्चा करेंगे। ये वो राज्य हैं जहां पे कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और केंद्र सरकार इन राज्यों को लेकर, इन शहरों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। दूसरी तरफ बता दूं कि आज जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होनी है, जिसमें तमाम राज्य हैं, झारखंड है, उत्तराखंड है, असम है, उन राज्यों में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। जाहिर सी बात है कि ये वो राज्य हैं जहां पर मरीजों की संख्या नहीं है। वहाँ केंद्र भी और राज्य सरकारें भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द जीवन जो है वो सामान्य हो। तो जाहिर सी बात है कि आज की बैठक में मुख्यमंत्रियों से राय जानेंगे प्रधानमंत्री कि आगे किस तरह की योजना बनाई जाए। दूसरी तरफ की केंद्र और राज्य सरकार के बीच में किस तरह से समन्वय को और बढ़ाया जा सकता है, इस पर एक मंथन किया जाएगा और आखिरी फिर केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल अनूप, तो काफी अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये मानी जा रही, क्योंकि 2 दिन है और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़ेंगे। वो अपनी अपनी बातें रखेंगे कि किस तरह से उनके राज्य में कोरोना के हालात हैं और फिर उस हिसाब से आगे किस तरह से राज्य आगे बढ़ेगी। तो काफी अहम ये बैठक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर अनामिका शुक्ला फर्जी टीचर मामले का खुलासा हो गया है। अनामिका के सर्टिफिकेट पर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में भर्तियों का मामला है। जालसाजी के मास्टरमाइंड समेत 3 गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ ने अब मामले का खुलासा किया है। तीनों आरोपियों की लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है। मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र उर्फ राज उर्फ गुरुजी उर्फ सुशील गिरफ्तार हुआ है। फर्रुखाबाद में सरकारी विद्यालय में सहायक शिक्षक हैं सुशील। हरदोई बीएसए ऑफिस का हेडक्वार्टर रामनाथ जो है हेड क्लर्क रामनाथ, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। जबकि जौनपुर का जिला समन्वयक अधिकारी आनंद सिंह भी इसमें गिरफ्तार हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े तीनों आरोपी गैंग चला रहे थे। आरोपी आनंद ने 2019 में अनामिका के मार्कशीट सर्टिफिकेट पुष्पेंद्र को दिए थे। आनंद ने एक और अभ्यर्थी प्रीति यादव के दस्तावेज गिरोह को दिए हैं। रामनाथ ने फर्जी दस्तावेजों से 2-2 लाख की भर्तियां करवाई। अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों पर अलीगढ़, वाराणसी, कासगंज, सहारनपुर, बागपत, रायबरेली, अमेठी, अंबेडकर नगर में भर्तियां हुई है। तो कई खुलासे अब इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद। और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, अब जबकि पुष्पेंद्र की तलाश की जा रही थी, अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। किस तरह के खुलासे अब तक हो पाए हैं? पुलिस ने क्या जानकारी जुटाई है इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद?
नीलू देखिए, अभी तक जो मुख्य आरोपी से पूछताछ हुई है और उसके जो साथी गिरफ्तार हुए, उससे एक चीज़ साबित हो जाती है कि शिक्षा विभाग में पूरी तरह से इन जालसाजों का जाल फैला हुआ है। लोअर लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक इन लोगों ने पूरे सिस्टम को जकड़ रखा और सिस्टम की खामियों का फायदा उठा करके ये भर्तियां कराई गई हैं। 2019 में अनामिका के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, आनंद सिंह देता है खुद पुष्पेंद्र को। पुष्पेंद्र जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है वो खुद फर्जी सर्टिफिकेट से एक जगह नौकरी कर रहा था, उसका भाई भी नौकरी कर रहा था और 9 उसने महिलाओं की और नौकरी अनामिका शुक्ला के फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए कराई। फायदा किस चीज का उठाया गया नीलू, ये ध्यान देने वाली बात है कि बेसिक शिक्षा विभाग में खास तौर से ये जो कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों में भर्ती की जाती है, इनमें किसी भी अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट्स के, टेस्टिमोनियल्स के वेरिफिकेशन की कोई सेंट्रलाइज व्यवस्था नहीं है। किसी ने लखनऊ में भी उसका इस्तेमाल किया है, तो सहारनपुर में भी किया है, तो अलीगढ़ में भी किया है। कोई सेंट्रलाइज व्यवस्था ना होने के जो लूप होल है उसका फायदा उठाया है इस गैंग ने। ये गैंग चूंकि खुद शिक्षा विभाग से जुड़ा है, जो जिला समन्वयक अधिकारी है आनंद सिंह जौनपुर से, जिसको गिरफ्तार किया गया है, अनामिका के डॉक्यूमेंट्स उसी के पास थे, उसी ने लीक किए थे। उसको मालूम था कि कोई व्यवस्था नहीं है डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन की, लिहाजा ये डॉक्यूमेंट्स, ये सर्टिफिकेट्स ऐसे हैं कि इसके आधार पर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में तुरंत नौकरी मिल सकती है, चूंकि वो एक मेरिटोरियस स्टूडेंट थी। तो उस मेरिटोरियस स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स को कई जगहों पर इस्तेमाल किया गया। अब इसमें एक दुर्भाग्य ये जरूर रहा कि अनामिका खुद अपनी काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाई स्वास्थ्य कारणों की वजह से, इसलिए इनको पता था अनामिका शामिल नहीं हुई है और ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसके आधार पर तुरंत नौकरी लग सकती है। तो उन डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट किया गया और प्रदेश के कई शहरों में बांट दिया गया। तो अब शिक्षा विभाग को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी भी स्तर पर कोई भी भर्ती हो, वहां पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन बिल्कुल ऋषभ, तो कहीं ना कहीं लूप फॉल्स है, कहीं ना कहीं इनको पता था कि किस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा सकता है और चूंकि शिक्षा विभाग से ही संबंधित थे तो इनको ये सारी चीजें करने में बहुत सारी दिक्कत नहीं आई। सरकार को देखना होगा कि किस तरह से ये लूप फॉल जो भी है, जो बन रहे हैं, उसको खत्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अनामिका शुक्ला की तर्ज पर जौनपुर शिक्षा विभाग में भी फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला सामने आया है। जौनपुर और आजमगढ़ में प्रीति यादव के डॉक्यूमेंट्स पर 2 महिलाओं की नौकरी करने का अब खुलासा हुआ है। असली प्रीति यादव ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था, जिसके बाद यह मामला सामने आया। हैरानी की बात यह है कि असली प्रीति यादव बेरोजगार है और उसके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 2 नकली प्रीति अलग अलग जगह पर नौकरी कर रही है। वहीं इस खबर से प्रीति यादव के परिजन भी हैरान है। और गौतम बुद्ध नगर से कोरोना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आज 76 नए लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव है। यहां पर जिले में 1011 हो गई है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद। गौतम बुद्ध नगर में अब तक 12 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक 510 मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, जबकि 489 मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। तो नोएडा से बड़ी खबर है, यहां पर एक ही दिन में यानी कि 24 घंटे में 76 नए मामले सामने आए हैं। बातचीत करने के लिए नोएडा से फोन लाइन पर अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये एक चिंता का विषय भी है और ये देखने की भी जरूरत है कि आखिर कहां कमी रह गई है कि एक साथ बल्क में इस तरह के मामले 76 मामले सामने आए हैं। देखिए नीलू, आपको बता दूं, गौतम बुद्ध नगर में जो कोरोना है बहुत तेजी से फैल रहा है। वहीं जो कोरोना का आंकड़ा 1000 पार कर चुका है। जनपद में कल भी 76 केस ऐसे निकल के आए थे जो कोरोना के पीड़ित थे। इसको मिला के गौतम बुद्ध नगर में अब तक 1011 जो कोरोना पेशेंटों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं अगर बात करें इलाज की तो लगभग 490 लोगों का अलग अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है। रात की बात यह है कि बड़े पैमाने पर कुछ लोग डिस्चार्ज हुए, जिसमें मिलाकर अब तक 510 लोगों अब तक गौतम बुद्ध नगर से डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं मौत की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के चलते 12 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। तो बड़ा सवाल उठता है कि गौतम बुद्ध नगर में बड़े पैमाने पे कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जब मुख्यमंत्री ने यहाँ का दौरा किया था तो बढ़ते हुए कोरोना पेशेंटों की संख्या को देखते जिलाधिकारी का भी तबादला किया था। उसके बाद फिर नोडल अधिकारी नियुक्त किए थे, लेकिन अब नए जिलाधिकारी और नोडल अधिकारी के पास अभी कोई ठोस पॉलिसी नहीं है कि जिससे कोरोना पे अंकुश लगाया जा सके। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन चिंता की बात जरूर है, क्योंकि एक दिन में अगर 76 मामले सामने आते हैं तो कोरोना का क्या हाल है गौतम बुद्ध नगर में, ये समझा जा सकता है। और मेरठ की बात की जाए, यार हफ्ते में 2 दिन होगा कंप्लीट लॉकडाउन।
कोरोना से बेकाबू हुए हालात पर प्रशासन अब गंभीर दिखाई दे रही है। हफ्ते में 2 दिन कंप्लीट लॉकडाउन को लेकर डीएम ने अब सुझाव मांगे हैं और रिपोर्ट के बाद कंप्लीट लॉकडाउन के दिन घोषित करेगा प्रशासन। तो मेरठ में जिस तरह से लगातार कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसको लेकर डीएम ने कहा है कि 2 दिन कंप्लीट लॉकडाउन होगा और इसके लिए सुझाव भी मांगे गए हैं। अब जो दिन सुनिश्चित होता है वो फिर नोटिस के जरिए लोगों को बताया जाएगा। और मेरठ से एक और बड़ी खबर आ रही है। बगैर मास्क अब 500 रुपए तक जुर्माना लगेगा। दोबारा बगैर मास्क पकड़े जाने पर केस दर्ज होगा। जिलाधिकारी ने सभी मजिस्ट्रेट और सीईओ को इस बात के निर्देश दिए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर एफआईआर होगी। बगैर मास्क किसी भी ग्राहक को नहीं मिलेगा सामान। मेरठ में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव केस को लेकर ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। और बातचीत करने के लिए मेरठ से निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, पहले तो ये कहा जा रहा है कि 2 दिन कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा मेरठ के जो तमाम बाजार हैं और प्रतिष्ठान हैं, लेकिन ये भी खबर आ रही है कि अब मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्या इसे हम माने कि मेरठ में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ रही है उसको लेकर यह कदम उठाना अब जरूरी हो गया था? बिल्कुल सही कह रहे हैं नीलू आप, क्योंकि बहुत ज्यादा कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद हो गई है। 672 का ये आंकड़ा पहुंच गया है। कल भी 40 मरीज मिले हैं। क्योंकि अनलॉक में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, बाजार खुल गए हैं और ऐसे में हर वर्ग में ये कोरोना पॉजिटिव की संख्या मिल रही है। चाहे वो गृहिणी है, चाहे पुलिसकर्मी है, चाहे सफाई कर्मी है या फिर अस्पताल कर्मी है, हर किसी वर्ग में ये ऐसी संख्या मिलती नजर आ रही है। और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ चुका है क्योंकि 31 मौतें हो चुकी हैं अब तक और 419 लोगों ने अब तक कोरोना को मात दी है। तो इसी को लेकर प्रशासन ने कई ऐसे कदम उठाए हैं क्योंकि मेरठ में सोमवार और गुरुवार पहले भी लॉकडाउन हुआ करता था, कंप्लीट लॉकडाउन हुआ करता था। प्रशासन मान रहा है कि इस तरह के लॉकडाउन की जरूरत है, तो उन्होंने एक सुझाव मांगे हैं ताकि कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सके। इस पर मंगलवार तक रिपोर्ट मांगी गई है और उसके बाद डीएम निर्णय लेंगे कि कौन से दिन ये लॉकडाउन करने होंगे। और इसके अलावा जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी सख्ती दिखाने का मन अब प्रशासन ने बना लिया है। बिल्कुल निखिल, और ये जरूरी भी है। अगर आपकी सुविधा के लिए तमाम प्रतिष्ठान या फिर दुकानें खोली गई हैं तो आपको भी ये कहा गया था कि नियम कानूनों का पालन करें, लेकिन अगर आप नियम कानूनों का पालन नहीं करेंगे तो फिर इस तरह की सख्ती देखने को मिलेगी जिस तरह से आप मेरठ में देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 480 नए केस कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और अब कुल आंकड़ा 14,095 तक जा पहुंचा है। प्रदेश में कुल एक्टिव केस 5,064 है, जबकि 8,610 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। जबकि अब तक कोरोना से 417 लोगों की मौत हो चुकी है और अब प्रदेश के सभी 75 जिले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो जहां एक तरफ तेजी से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मरीजों की रिकवरी का आंकड़ा भी काफी अच्छा है। अनलॉक 1 में मिली छूट के बाद लोगों ने कई महीनों से बंद बाजार फिर से शुरू किए। ऐसे में रोजगार के चक्कर में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। और इन्हीं संपातों पर ताजा अपडेट के लिए हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। देवेश सहारनपुर से हमारे साथ, हिमांशु आगरा से, शबाब लखनऊ से, सर्वेश प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद है। शबाब के पास पहले लखनऊ चलते हैं। शबाब, अगर लखनऊ की बात की जाए, अनलॉक 1 के बाद हमने देखा तेजी से आंकड़े में इजाफा हुआ है। लखनऊ में आज सुबह के आंकड़े की बात की जाए तो किस तरह से है? अनलॉक 1 में क्या कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, अनलॉक 1 में जिस तरह की रियायतें मिली थी नीलू, उसका लोग कहीं ना कहीं बेवजह फायदा उठाते भी नजर आ रहे हैं। कल इसी बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कोविड-19 की मीटिंग वो ले रहे थे टीम 11 के साथ में, तो उन्होंने कहा था कि अनलॉक 1 का ये मतलब कतई नहीं है कि लोग अनुशासनहीनता पर उतर आएं और इस बाबत जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सख्ती के साथ लोगों को पालन कराना होगा। ये राजधानी लखनऊ के पुराने लखनऊ की सड़क है जहां पर लगातार जो है कोविड पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही, लेकिन
जैसे ही रियायतें मिलने शुरू हुई तो लोगों ने उसका फायदा भी उठाना शुरू किया है। बेतरतीब लोगों की आवाजाही सड़कों पर शुरू हो गई है। फिर से पुराने लखनऊ में लोग सड़कों पर घूमते टहलते फिरते नजर आते हैं। हालांकि कुछ जरूरतमंद लोग जरूर हैं जो अपने काम पर जा रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है जो बेवजह बेतरतीब सड़कों पर घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब पूरा शहर, पूरा उत्तर प्रदेश ऑलमोस्ट जो है वो उसी ढर्रे पर लौट चुका है जैसा 2-3 महीने पहले हुआ करता था। बस फर्क ये है कि अब मास्क लगाकर लोग जा रहे हैं, सैनिटाइजेशन को लेकर के थोड़ी सी जो पेचीदगियां हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब इतने बड़े हुजूम को भी दुकानदारों को टैकल कर पाना आसान नहीं होता, खासकर उन बाजारों बिल्कुल में शबाब। तो अब जब अनलॉक हो गया है और एक बार फिर से पूरा शहर अब निकलकर बाहर आ गया है, लेकिन हम बार बार यही बताने की कोशिश करते हैं कि अगर ठीक है काम है तो बाहर निकलिए, वो भी तमाम नियम कानूनों का पालन करते हुए। लेकिन अगर आपके पास कोई काम नहीं है, लगता है कि बाहर निकलना बहुत जरूरी नहीं है, तो घर में रहिए। हिमांशु आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अगर आगरा की बात की जाए, आगरा के हालात भी खराब है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक चीज अच्छी है कि रिकवरी रेट सही होने की वजह से, अच्छी होने की वजह से थोड़ी चिंता की बात कम है। लेकिन चिंता तब बढ़ जाती है जब संक्रमितों का आंकड़ा अचानक बढ़ जाता है। जी बिल्कुल नीलू, आगरा में 24 घंटे की बात करें तो 17 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं नए निकल करके। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब लॉकडाउन था तो लास्ट के समय आंकड़े बहुत कम हो गए थे और 5-6 के आंकड़े आ रहे थे, लेकिन अब 10 के ऊपर संख्या आ रही लगातार जो है। इसके अलावा मौतों की संख्या आगरा में ज़्यादा हो गई है। 15 दिन के अंदर अगर बात करें तो 20 लोगों की मौत हुई है और कुल मरने वालों की संख्या 63 हो गई है जो कोरोना पॉजिटिव थे। तो इसका सीधा कारण भी जाहिर है कि पुलिस का सायरन बजता है तो लोगों के मास्क गले से ऊपर आकर के मुंह और नाक को ढक लेते हैं और पुलिस। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है हिमांशु कि आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। देवेश भी हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हुए हैं। देवेश, सहारनपुर का हाल किस तरीके का है? मैं बात सहारनपुर की करता हूं। सहारनपुर में मिलाकर 286 मरीज अब तक पाए गए हैं, जिसमें से 248 की छुट्टी हो गई है। यहाँ रिकवरी रेट बहुत बढ़िया है, जिसके कहीं ना कहीं कहां से। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सीएमओ सहारनपुर के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप है स्वास्थ्य निदेशक द्वारा, जिसमें बताया जाता है कि सहारनपुर रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है, यूपी में प्रथम स्थान पर है और देश में 8वें स्थान पर है। बहुत बढ़िया कर रहा है और अच्छे से जो है लोगों की स्वस्थ करने में। चलिए देवेश, तो एक अच्छी खबर वहां से कि रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन चूंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं तो ये भी चिंता की बात है। प्रयागराज से सर्वेश भी हमारे साथ है। सर्वेश, प्रयागराज का क्या हाल है? आज सुबह के आंकड़े क्या कह रहे हैं और क्या लोग, जो तमाम जगह के संवाददाताओं से बातचीत की, सहयोगी से बात की, उनका कहना है कि जब पुलिस की सायरन बजती है या कोई प्रशासनिक अधिकारी दिखाई दे जाता है तो मास्क ऊपर हो जाता है। क्या अभी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर यही नज़ारा यहाँ पर भी है और जिस तरह से अनलॉक 1 में तमाम पाबंदियां हटाई गई हैं उसका लोग बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि जो आंकड़े बढ़ने की बात है तो संगम नगरी प्रयागराज में भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर हम कल की बात करें तो 24 घंटे में 10 नए मरीज कोरोना के आए हैं और ये सभी प्रवासी हैं। इनकी कहीं ना कहीं ट्रेवल हिस्ट्री है और सबसे बड़ी बात यह कि इनका जो एज ग्रुप है वो 20 साल से लेकर 35 साल तक का निकला है। तो कहने का मतलब यह है कि तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और प्रयागराज में अब तक 154 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 36 मरीज जो है अभी भी एक्टिव हैं। 5 मरीजों की मौत हो गई है, 113 मरीज अब तक जो है स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि अभी भी खतरा टला नहीं है, लेकिन लोग लापरवाह बने हुए हैं। बिल्कुल खतरा टला बिल्कुल भी नहीं है और हम बार बार यही बताने की कोशिश करते हैं कि कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। इसमें हम और आपकी सभी की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी सरकार की तरफ से नियम बनाए गए हैं उसका सख्ती से पालन करे, ना कि किसी के डर से ये पालन करे। आप सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।